आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। प्रावधान, प्रोविज़न। प्रावधान का मतलब होता है किसी आयोजन वह राशि जिसमें एक संस्था के खातों में से ऐसे दायित्व को पूरा करने के लाभ में से रखी जाती है जिसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है अथवा संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी के लिए रखी जाती है। यानी कंपनी में या फिर किसी भी एकाकी व्यापार में हमको नहीं पता होता है कुछ चीज़ें जिसका बाद में छूट हो जाए, टूट हो जाए, फूट हो जाए तो वो कितना होगा ये नहीं पता है, लेकिन उसके लिए इतना पता है कि वो राशि की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए राशि को पूरा करने के लिए प्रावधान किया जाता है। जैसे डिप्रिसिएशन का प्रावधान है, इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी में अगर कोई संपत्ति है, मशीन है, प्लांट है, ये सब काम चलता रहता है, चलते चलते अचानक ख़राब हो जाएगा या फिर कंपनी दावा करता है कि इतने दिनों तक ये रहेगा, इसके बाद ये ख़राब होगा, तो उतने दिनों के लिए उसका प्रावधान किया जाता है। इसको कहा जाता है प्रावधान। प्रावधान की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे प्रावधान किसी ज्ञात दायित्व, किसी राशि का निर्धारण पर्याप्त शुद्धता के साथ नहीं किया सकता है को पूरा करने के लिए सृजित किया जाता है। यदि किसी दायित्व का निर्धारण पर्याप्त शुद्धता के साथ किया जा सकता हो तो इसे दायित्व माना जाएगा, न कि प्रावधान। अगर हमको होने वाली हानियों का या फिर टूट फूट का पहले से पता रहेगा कि कितना होने वाला है, इसको क्या कहा जाएगा, दायित्व में रखा जाएगा, न कि प्रावधान में रखा जाएगा। प्रावधान में उस राशि को रखा जाता है जिसको नहीं पता रहता है कि कितना उसका टूट फूट होगा, कितना प्रावधान उसके लिए करना चाहिए। प्रावधान लाभ पर भार है। प्रावधान की जो राशि है वो लाभ में से घटाया जाता है, जबकि दायित्व की राशि जो है वो लाभ में से नहीं बल्कि इसमें से कैपिटल में से कम किया जाता है। जिस वर्ष का सृजन किया जाता है उस वर्ष या शुद्ध लाभ को कम कर देता है। प्रावधान का सृजन लाभ की राशि ज्ञात करने के पूर्व लाभ हानि खाते को डेबिट करके किया जाता है। यानी लाभ का सृजन करने से पहले ही इसका कर दिया जाता है। प्रावधान का निर्माण वैधानिक आवश्यकता है, अतः हानि होने पर भी प्रावधान किया जाना है। यानी अगर ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ लाभ होगा तभी प्रावधान करना होगा क्योंकि लाभ में से घट रहा है, ऐसा नहीं है। अगर हानि हुआ तब भी प्रावधान होगा, चाहे हानि और ज़्यादा क्यों ना हो जाए, लेकिन हानि में से ही कम करना है और प्रावधान करना ही है हर साल। प्रावधान का निवेश व्यवसाय के बाहर नहीं किया जा सकता है। दूसरा है, ये प्रावधान व्यवसाय के अंदरूनी मामला है, यानी मशीन का हो या फिर दायित्व का, या फिर हमको किसी से कर्ज दिए हुए हैं तो उसके कर्ज की अदायगी के लिए मतलब वो हमको अगर नहीं दे रहा है, डाउट है, तो डाउटफुल डेब्ट्स का बना दिया जाता है। तो ये सब अंदरूनी होगा, बाहर नहीं होगा। प्रावधान का उपयोग लाभांश के वितरण में नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग उन्हीं कार्यों में किया जा सकता है जिनके लिए इसका सृजन किया जाता है। अगर प्रावधान जितना है तो ये प्रावधान कंपनी के अंदर ही रहेगा, न कि लाभांश बांटा जाएगा। लाभांश उसको कहते हैं जब कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं और कोई 3 महीना, 2 महीना या फिर 1 साल, हर कंपनी का अपना अपना नियम है। उसमें क्या करते हैं कि लाभ का कुछ हिस्सा बांटा जाता है शेयर होल्डरों में। जितने शेयर खरीदे रहते हैं क्या होता है, सबको बांटा जाता है, जिसको लाभांश कहते हैं, इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं। तो ये डिविडेंड देने के लिए इसका काम प्रावधान का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तीसरा, प्रावधान का उपयोग लाभांश वितरण में नहीं किया जा सकता है। इसका उपयोग उन्हीं कार्यों में किया जा सकता है जिनके लिए इसका सृजन किया गया है। यह आंतरिक लेन देन है, अतः इसमें कोई नगद भुगतान नहीं होता है, इसमें कैश का कोई एंट्री होता ही नहीं है। अगर हम इसका जैसे डाउटफुल डेब्ट का एंट्री किए हैं तो डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट या टू डेटर्स अकाउंट, फिर इसको डाउटफुल डेब्ट्स को फिर क्या करेंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। तो यहाँ पे कैश उस कहीं पे नहीं आया, क्या हुआ,
तो सीधे हम इससे घटा दिया, डेटर्स घट गया, उससे हमको डाउटफुल डेट बढ़ा, फिर डाउटफुल डेट्स घटा तो क्या हुआ, मेरा लॉस बढ़ गया। अब प्रावधान के आयोजन के उद्देश्य अथवा महत्व। भावी या संभाव्य हानि व दायित्व को पूरा करने के लिए कोष प्रदान करना, ये इसका महत्व है या फिर उद्देश्य कह सकते हैं इसको, कि भावी असंभव हानि जो भावी मतलब होता है फ्यूचर में जो होने वाले हानि है उसको पूरा करने के लिए एक कोष जमा करना होता है, जिसे कहते हैं प्रोविज़न। व्यवसाय को सही लाभ का निर्धारण करने हेतु प्रावधान का सृजन है। व्यवसाय में सही लाभ होना जरूरी है, क्योंकि जो हम मशीन खरीदे हैं या फिर कोई प्लांट खरीदे हैं उस पर जो पैसा लगा है वो सब पैसा कहाँ जाना चाहिए, तो जो पैसा लगा है सब प्रॉफिट में से कम होना चाहिए, तब किसी भी चीज़ का सही मूल्य प्राप्त होता है। अगर हम पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं कि कोई आदमी 100 रुपये का सामान लाया और 150 में बेच दिया, इसका ये मतलब नहीं कि वो 50 रुपये लाभ कमाया, वो लाने में जो खर्च होगा वो भी उस पर ऐड होगा। उसके बाद अगर तैयार माल नहीं है उसको तैयार करेगा, उस तैयार करने में खर्च होगा, जो मशीन होगा मशीन पे भी जो घिसावट आएगी वो भी तो उसी का पार्ट है, वो भी तो लाभ में जोड़ा जाएगा, लाभ में से घटेगा तो लाभ वो सब घटा करके लिखा जाएगा, ना कि सिर्फ 100 रुपये में खरीदे तो 150 में बेच दिए तो 50 रुपये का लाभ हुआ, ये नहीं समझना चाहिए। व्यवसाय की सच्ची वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए प्रावधान का सृजन है। अब क्या है, कोई मशीन हमको 1 साल चल गया है तो 1 साल मशीन का मूल्य कम हो गया, तो मशीन का जो कम मूल्य है वो कम मूल्य दिखाने के लिए हमको मशीन का कीमत क्या करना है, घटाना है, जो कि एक्चुअल वैल्यू अब भी क्या है कंपनी की मशीन का वो पता करना है। इसलिए क्या किया जाएगा कि कोई भी प्रावधान है उसको कम किया जाएगा। तीसरा, प्रावधान का लेखांकन व्यवहार। प्रावधान का लेखांकन व्यवहार पहले ही कर चुके हैं कि लाभ पर भार है, लाभ हानि खातों को डेबिट करके इसका निर्माण किया जाता है और प्रावधान लाभ हानि खाते व्यय के रूप में दिखाया जाता है, यानी ये खर्च के रूप में दिखाया जाता है लाभ हानि में। प्रावधान का प्रगति, प्रावधान का आर्थिक चिट्ठे में अग्र प्रकार दिखाया जाता है। अब आर्थिक चिट्ठे में प्रावधान को दिखाया जाता है। मूल्यांकन के समायोजन के प्रावधान की राशि चिट्ठा के संपत्ति भाग में संपत्ति के में से घटा दी जाती है। उदाहरण के लिए अगर ह्रास के लिए जो प्रावधान किया गया है वो ह्रास जो है, अगर मशीन पर ह्रास है तो मशीन में से घटा के दिखाया जाएगा। दूसरा है दायित्व में प्रावधानों के लिए निर्माण के सृजन। प्रावधान को चिट्ठे के दायित्व भाग में प्रावधान उपशीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। उपशीर्षक हुआ यानी अगर हम कोई दायित्व है उसको जो हम दिखाए तो फिर दायित्व के नीचे उसको अगर प्रावधान किया गया है तो दायित्व अगर बढ़ रहा है तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ऐड करके दिखाया जाएगा, इसलिए इसको आगे उपशीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। जैसे अगर हम इनकम टैक्स के लिए प्रावधान कर रहे हैं तो इनकम टैक्स क्या होगा कि इसमें ऐड होगा कैपिटल में। प्रावधान का उपयोग सिर्फ उसी व्यय के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए मूलतः इसका सृजन किया गया है। यानी अगर हम डिप्रिसिएशन लगा रहे हैं, डिप्रिसिएशन का अगर हम प्रावधान कर रहे हैं तो वो सिर्फ डिप्रिसिएशन में से ही, वो संपत्ति में से ही घटेगा और दूसरा काम वो नहीं होगा। अगर संपत्ति टूट फूट हो गई तो उसी पैसे से जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट होगा उसी से हम क्या करेंगे कि उसको पूरा करेंगे। अब कुछ प्रचलित प्रावधान बहुत सारे हैं, लेकिन आमतौर पे जो कुछ प्रावधान होते हैं वो सब दिखाने के लिए कुछ प्रचलित प्रावधान है। जैसे गुड डेटर्स, कुछ अच्छे लेनदार होते हैं और कुछ बुरे लेनदार होते हैं। तो अच्छे लेनदार के लिए हमको क्या करना है, उसमें तो कोई प्रावधान जरूरत नहीं, लेकिन कुछ बुरे होते हैं जिससे लगता है कि हमको वो अब पैसा नहीं देगा या फिर कुछ पैसा देगा कुछ वो रख लेगा, तो 10% या 5% या 15% वो हालत के हिसाब से जैसे लेनदार होते हैं उस हिसाब से हमको क्या करना है कि प्रावधान करके उतना डेटर्स में से घटाया जाता है। उसको डाउटफुल डेट्स कहा जाता है।
दूसरे अगर हम संपत्ति में से करते हैं तो वो डिप्रिसिएशन का करना होता है। जैसे प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ाए थे, उसमें बताए थे कि डिप्रिसिएशन का कैसे प्रावधान होता है। वो संपत्ति में से घटा करके लिखा जाता है और साल के लास्ट में डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस की जो अमाउंट है उतना क्या हुआ, हमारे लाभ पर भार हुआ क्योंकि वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। अब जैसे हम डाउटफुल डेट्स का जो एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। अगर डाउटफुल डेट्स का जितना बताया जाता है उतना पर निकाला जाता है। जैसे कहीं 5%, 10%, 15% जितना दिया रहेगा उतना ही उसमें से घटाना है। मरम्मत एवं नवीकरण के लिए आवश्यक आयोजन, प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। अब कुछ रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स के लिए भी डाउटफुल डेट्स प्रोविज़न किए जाते हैं। जैसे मरम्मत नवीकरण के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स अकाउंट। मरम्मत नवीकरण वास्तविक व्यय के लिए रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स अकाउंट DR टू बैंक और कैश अकाउंट। अगर वो खर्च होगा तब ये इसका एंट्री होगा। मरम्मत एवं नवीकरण को वास्तविक राशि को मरम्मत एवं नवीकरण के आयोजन खाते में हस्तांतरित करने के लिए रिपेयर्स एंड रिन्यूअल प्रोविज़न अकाउंट DR टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे लास्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन हमने पहले कह दिया लास्ट में होगा एकदम। पहले क्या होगा, एंट्री होगा रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, उसके बाद होगा रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स प्रोविज़न अकाउंट DR टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स अकाउंट। उसके बाद इसको ट्रांसफ़र किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रिपेयर्स एंड प्रोविज़न अकाउंट हो गया। विनियोग के मूल्य में उतार चढ़ाव के लिए भी इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट फंड बनाया जाता है, जिसमें फ्लक्चुएट फंड में जितना % ट्रांसफ़र करना होता है उतना % रख दिया जाता है और वो एक दायित्व के तौर पर माना जाता है और उतना घटा करके इन्वेस्टमेंट में से लिखा जाता है। इन्वेस्टमेंट उनको कहते हैं जो हम किसी कंपनी में या फिर किसी दूसरे चीज़ में हम अपना पैसा लगाते हैं। पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब टैक्स एंड लायबिलिटीज़ के लिए भी प्रोविज़न किया जाता है, प्रोविज़न फॉर टैक्स लायबिलिटीज़। अब कुछ टैक्स जैसे चुकानी होती है, व्यावसायिक संस्थाओं को विभिन्न प्रकार के टैक्स चुकाने पड़ते हैं। कर की कितनी राशि चुकानी पड़ेगी यह निश्चित नहीं रहता है, अतः आयकर या अन्य कर दायित्व के भुगतान के लिए आयोजन किया जाता है। समझ गए। और डिप्रिसिएशन लास्ट चैप्टर में हमने बता ही दिया था। अब आते हैं संचय। रिजर्व क्या होता है? संचय या संचिति का आशय संस्था के लाभ में से भविष्य की ज्ञात या अज्ञात हानियों के लिए किया जाना है, इसलिए यह लाभ का विनियोजन एप्रोप्रिएशन है। संचय लाभ के वितरण से रोककर लाभ है। संचय के अंतर्गत वह राशि आती है जो संपत्ति के मूल्य ह्रास के नवीकरण या किसी ज्ञात दायित्व के आयोजन से न हो। ये संचय हो गया। संचय की कुछ विशेषता है। यह विभाजन योग्य लाभ का विनियोजन है, न कि प्रभार है। इसके लिए लाभ हानि वियोजन खाता को डेबिट किया जाता है। संचय का निर्माण वैकल्पिक है, यह कानूनी बाध्यता नहीं है, अतः सभी निर्मित किया जा सकता है, जबकि अवितरित लाभ भी हो। यानी संचय जो है वो ज़रूरी नहीं है करना। अगर हम नहीं करेंगे तो हम अगर इनकम टैक्स में जमा करते हैं तो वो हमको रिफ़ंड नहीं कर सकता। ये नहीं कर सकता कि आपने संचय क्यों नहीं किया। ये अपने मन के ऊपर है, करना है तो कीजिए, करने से फ़ायदा है। रिज़र्व करने से क्या होता है, उतना प्रॉफिट कम हो जाता है, उतना इनकम टैक्स कम लगेगा, फिर उतना लाभ का हिस्सा जो है वो कंपनी में रहता है, वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है। अगर कंपनी में पैसा रहा तो कोई काम करने में बेहतर होता है। इसका सृजन व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। इसका सृजन अज्ञात भावी दायित्व को व हानि को पूरा करने के लिए किया जाता है। संचय अवितरित लाभ में से किए जाते हैं, यानी ये बांटने के बाद नहीं करना है। अवितरित लाभ यानी लाभ को बांटने से पहले रिजर्व की राशि घटाई जाएगी, उसके बाद लाभ बांटा जाएगा।
वह संचित राशि को बाहरी गतिविधियों में विनियोग कर दिया जाता है, इसे संचय कोष कहा जाता है। अब आते हैं हम कैपिटल रिजर्व की ओर। पूंजीगत संचय से आज से ऐसे संचय से है जिनका वितरण लाभांश के रूप में नहीं किया जा सकता। पूंजीगत संचय का निर्माण पूंजीगत लाभों में से किया जाता है। पूंजीगत लाभ निम्नलिखित में से किया जाता है, यानी लाभ दो तरह के होते हैं, आयगत लाभ होते हैं, पूंजीगत लाभ होते हैं। ठीक है, तो आयगत लाभ हो गया वह लाभ जिसमें से आय प्राप्त हो जाए। पूंजीगत लाभ हो गया जो इन्वेस्टमेंट वगैरह से जो आता है वो पूंजीगत लाभ है। कंपनी के सम्मेलन पूर्व लाभ, अंश व ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त प्रीमियम, अंशों की जब्ती एवं उसके पुनर्निर्गमन से प्राप्त लाभ, अस्थायी संपत्ति की बिक्री पर लाभ, ये सब लाभ जो है कैपिटल गेन है। ये सब अचल संपत्ति दायित्व के मूल्यांकन से प्राप्त राशि, साधारण लाभ आदि। पूंजीगत संचय का उपयोग, पूंजीगत संचय का उपयोग पूंजीगत हानियों को अपलिखित करने के लिए किया जाता है। जैसे पूंजीगत लाभ हानि होता है, अब जिसमें हम बोले कि अंश या ऋण निर्गमन पर कभी कभी लाभ होता है, कभी कभी हानि भी होता है। जब वो हानि होगा तो वो इसी से दिया जाएगा। अगर अंश की जब्ती में भी हानि हो जाता है कभी कभी तो वहाँ से भी देना पड़ेगा। या फिर अस्थायी संपत्ति की बिक्री पर भी कभी हानि हो जाता है, इसको यहीं अपलिखित करना होगा। अचल संपत्ति के मूल्यांकन पर भी हानि होता है, ये भी जो है कैपिटल रिजर्व से ही ये सब हानि पूर्ति किया जाएगा। उसके बाद आते हैं रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व होता है ऐसे रिजर्व जो आयगत हानियों को जो पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, उसको रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं। आयगत संचय, सामान्य संचय जनरल रिजर्व कहते हैं। वो संचय जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए किए जाते हैं उसको बल्कि संस्था की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने और असंभव हानियों को पूर्ति करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें सामान्य संचय कहा जाता है। इसे मुफ्त संचय भी कहा जाता है, क्योंकि इस संचय में किसी लाभ कभी भी लाभांश का वितरण किया जा सकता है, यानी लाभांश का वितरण कभी भी किया जा सकता है। इसको जनरल रिजर्व कहते हैं। बाद में भी जैसे अब आगे पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा कि कंपनी डिसॉल्यूशन होगा, डिसॉल्व होगा तो पहले जनरल रिजर्व जो होगा उसको बांट दिया जाएगा। अब सामान्य संचय को सामान्य वित्तीय संस्था को वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए, जैसे होता क्या है कि कंपनी में कुछ लाभ का हिस्सा रहना चाहिए। लाभ का हिस्सा रहने के लिए क्या करना है, तो कुछ रिजर्व में डाल दिया जाता है। जैसे जनरल रिजर्व हो गया, इस सब में डाल दिया जाता है। जैसे लाभ का कुछ हिस्सा जो रहेगा कंपनी में ही रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि अब वर्ष के अंत में क्या होता है कि लाभ का हिस्सा हमको या तो कंपनी में है तो शेयर होल्डर सबको बांटना पड़ेगा। अगर ऐसे भी एकाकी है या फिर साझेदार है तो साझेदार भी आपस में बांटेंगे लाभ को। तो लाभ का हिस्सा न बंटने के लिए किया जाता है। विशेष संचय, कुछ लाभ ऐसा हिस्सा है जो विशेष संचय के लिए बनाया गया संचय हस्तांतरित किया जाता है, ऐसे संचय को विशेष संचय कहा जाता है। विशेष संचय निम्नलिखित है: लाभांश, समानीकरण संचय, ऋण पत्र शोधन संचय, संपत्ति का पुनर्स्थापना के लिए संचय, निवेश उच्चावचन, ये सब संचय है। ऐसे बहुत सारे संचय हैं जो कंपनी में किए जाते हैं, और सबका उद्देश्य तो हमने बता ही दिया, आप लोगों को समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब कुछ होता है सीक्रेट रिजर्व, गुप्त संचय, छिपा हुआ। गुप्त संचय का अर्थ है छिपा हुआ, अर्थात विद्वान हो लेकिन दृष्टिगोचर न हो। गुप्त संचय का अर्थ ऐसे संचय से है जो विद्वान होते हो लेकिन चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, उसको गुप्त संचय कहते हैं। चिट्ठे में होता है क्या है कि हम कोई भी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं या फिर इनकम टैक्स में जमा करते हैं तो सबसे पहले हम लोग का बैलेंस शीट देखता है। बैलेंस शीट में क्या होता है, कंपनी के एक आईना कहते हैं कि वो बैलेंस शीट किसी भी व्यवसाय का आईना है, क्योंकि हम जो कुछ साल में कमाएं, जो कुछ मेरे स्थिति है, बेहतर है या ख़राब है, क्या है, वो सब हमारे आर्थिक चिट्ठी या फिर बैलेंस शीट से पता हो सकता है। इसको कहा जाता है गुप्त संचय। अगर हम कोई संचय करते हैं जो कि हमको दिखाना नहीं है, मन नहीं कि हमको नहीं दिखाना है, तो उसको क्या किया जाता है, बैलेंस शीट में हम नहीं दिखाते हैं। उसके बदले में हम या तो प्रॉफिट एंड लॉस करके दिखा देते हैं या फिर दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र कर देता है, जैसे कैपिटल में ट्रांसफ़र करके दिखा देते हैं। लेकिन क्या करते हैं, डायरेक्टली हम नहीं दिखाते हैं, उसको कहते हैं गुप्त संचय।
मेरे ख्याल से आप लोग ये पूरा चैप्टर समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।